तो आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। इसमें हमने लास्ट टाइम प्लेन मिरर्स तक कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर्स, या फिर हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण हिंदी में। स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण दो प्रकार के, दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉनकेव मिरर, ठीक है, एंड द अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को हिंदी में हम अवतल दर्पण कहते हैं और कॉन्वेक्स को उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों अवतल, उत्तल या कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में? कॉनकेव मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो मिरर्स हैं ये कर्व्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर्व्ड मिरर होते हैं। स्ट्रेट प्लेन मिरर समतल नहीं है, ये कर्व्ड है, स्फेयर की तरह, एक गोल की तरह, एक सर्कल की तरह ये मिरर होता है। सर्कल का आप ये कह सकते हो किसी सर्कल का, किसी एक गोले का एक पार्ट है ये, ठीक है। अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे इसको। तो ये जो है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या आप हिंदी में इसे कह सकते हैं कि ये इसका परावर्तक तल है, ठीक है। तो ये जो साइड है एक कॉनकेव मिरर में, अंदर वाला जो साइड होता है वो परावर्तक तल होता है, और जो बाहर का साइड है उसको हम शेड कर देते हैं। शेड करने का मतलब है कि ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है। दिस इज द पॉलिश्ड साइड, पॉलिश्ड सरफेस है जो रिफ्लेक्शन नहीं शो करती, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अगला है कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है, अभी क्या था, यहाँ पर जो ये कर्व्ड वाला अंदर वाला जो पार्ट था वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही थी, पर इसमें क्या होगा, ये जो साइड है, जो बाहर निकला हुआ जो उसका साइड है, उल्टा वाला जो तरफ है, ये इधर से रिफ्लेक्शन होगा, और जो पीछे का अंदर का जो तरफ जो साइड है, तल है, उसे हम शेड कर देंगे। ये है पॉलिश्ड और ये है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, लाइट जो है इस पे फॉल करेगी, आपको मिरर में जो भी दिखाई देता है वो यहाँ पर इस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये मिरर के पीछे का पार्ट है कॉन्वेक्स के अंदर, और ये कॉनकेव में ये मिरर के पीछे का पार्ट है, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ यूज़ होने वाले, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में कुछ यूज़ होने वाले कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिरर, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं वर्ड्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि गोलीय दर्पण में कुछ शब्द जो प्रयुक्त होते हैं, जो यूज होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अब मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण हमने इस सर्कल से प्राप्त किया है, ठीक है, ये हमें इस सर्कल से मिला है। मतलब कोई एक सर्कल था, एक बॉल है, उस बॉल का हमने ये वाला पार्ट जो है, कोई भी एक पार्ट हमने निकाल लिया और उसको एक तरफ से हमने शेड कर दिया, ठीक है। अगर आप उसको इस तरफ से शेड कर देते हो तो वो कॉनकेव बन जाएगा, अगर आप उसको अंदर की तरफ से शेड कर दोगे तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, अवतल या उत्तल दर्पण जो है वो एक बॉल ऑफ ग्लास से मिले हैं। एक ग्लास की बॉल है, उसको जब हम काटते हैं तो उसका कोई भी एक पृष्ठ, कोई भी एक सरफेस परावर्तक बना सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग बना सकते हैं, और दूसरे साइड को पॉलिश कर देंगे तो उससे हमें अपने स्फेरिकल मिरर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, अब इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, ठीक है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। अब और इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो कहलाता है पोल। इस सी और पी को एक हम लाइन से ज्वाइन कर देंगे, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस वो एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच में बिल्कुल आधे डिस्टेंस पे होता है फोकस पॉइंट, ठीक है, ये है फोकस, ठीक है। तो अभी हमने तीन चीज़ें की हैं, एक है सी, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र का मतलब है इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। दूसरा हमने किया P फॉर पोल। पोल को हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ठीक है। ध्रुव का मतलब है इस मिरर का, इस दर्पण का सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एफ को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में फोकस कहते हैं। फोकस कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और पोल दोनों के बीच में जो बिल्कुल आधे डिस्टेंस पे पॉइंट होगा उसके फोकस बोलते हैं। फोकस को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी की सारी समांतर किरणें आकर मिलती हैं, यानी कि सारी की सारी पैरेलल रेज आकर फोकस से मीट करेंगी। तो वो जो जब भी कोई पैरेलल रे आती है तो वो सारी फोकस से मीट करती है। अगला है वर्ड आर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, या आप कह सकते हो पी से, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला है एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस। एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं एफ फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से शो करने से ये फोकल लेंथ, या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं फोकस की दूरी। तो फोकस की दूरी एफ, ये क्या कौन सा डिस्टेंस है? ये पी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे फोकस की दूरी कहते हैं। और लास्ट हमने बात की थी प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो सी और पी से होकर गुजरती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसे हम हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए कुछ हमारे वर्ड्स जो स्फेरिकल मिरर्स में हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको एक रिलेशन याद करना है इन दोनों के बीच में, R इज इक्वल टू 2F। ये तो हमें पता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि C और P के बिल्कुल आधी दूरी पर F होता है। तो अगर आधी दूरी पर F है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना R है F उसका हाफ होगा, ठीक है। या F और R में ये रिलेशन हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F। अगर F को हम डबल कर देंगे तो R मिल जाएगा। अगर मान लो F 3 सेंटीमीटर है तो R की वैल्यू क्या होगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वो उसका डबल होता है। सो दिस इज अबाउट द वर्ड्स यूज इन स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण में चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, अवतल उत्तल कोई भी दर्पण होगा उनके अंदर ये हम पॉइंट्स, ये वर्ड्स इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, ठीक है। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स यानी कि रे डायग्राम्स बनाने के लिए, रेखा चित्र बनाने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये रूल्स भी स्फेरिकल मिरर्स के लिए कॉमन है। स्फेरिकल मिरर्स के लिए कॉमन है, मतलब चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, अवतल हो, चाहे कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए रूल्स सेम रहेंगे, ठीक है। 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे, ठीक है, लेट्स मेक अ कॉन्वेक्स मिरर फर्स्ट। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है, समांतर जाती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी, ठीक है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, तो वो हमेशा इस मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। ये हो गया हमारा पहला रूल, ठीक है। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल के लिए दोबारा से ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, अवतल दर्पण, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आधी दूरी पे फोकस, ठीक है। अगला रूल बिल्कुल जो हमने पहले की रूल किया था उसका ऑपोजिट है। पहले मैंने ये बोला था कि अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास कर दिया। अब मैं उसका उल्टा बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई रे फोकस से पास करती है और टकराती है मिरर से,
तो टकराने के बाद वो कैसे जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये टकराने के बाद सीधी यानी कि पैरेलल समांतर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। समझ में आ गया? अगर कोई भी रे फोकस से पास करती है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल, कॉन्केव मिरर बना लिया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आधी दूरी पे फोकस। ठीक है, थर्ड रूल सेज कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है और मिरर से टकराती है, देन इट ट्रेसेस बैक इट्स पाथ, यानी कि वो जैसे आई थी वो वैसे ही वापस चली जाएगी, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इफ एनी रे passes through center of curvature, that is C, it suffers no deflection, मतलब उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो जैसे आई थी वो वैसे चली जाती है। इट ट्रेसेस बैक इट्स पाथ। ठीक है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है, आप हिंदी में समझ सकते हैं इसको आसानी से। कि अगर मैं बोल देती हूँ, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्रक से पास करती है और मिरर से दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद वह अपने रास्ते पर वापस चली जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन, कोई भी वे चेंज उसका नहीं होता। ठीक है, लास्ट रूल, P फॉर पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस। अगर कोई भी रे पोल से टकराती है, ठीक है, आप ये देखो, हमेशा मिरर से तो हमेशा टकरा रही है, पर मिरर से टकराने का मतलब क्या है कि वो कहाँ से पास होकर गई थी, पहले फोकस से हुई थी, इस केस में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रही है, यहाँ पर कहीं से भी नहीं टकरा रही, वो डायरेक्ट पोल पे आ रही है। तो अगर कोई रे डायरेक्ट पोल पर आती है तो जितना एंगल उस रे के बीच में, जितना एंगल इस रे के बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है, उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापस चली जाती है। ठीक है, तो इस केस में एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। एंगल आई और एंगल आर तो हमेशा ही इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन एंगल आई और एंगल आर जो ये बन रहे हैं वो बनाने के लिए एक नॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो नॉर्मल कौन सा है, दैट वी डोंट नो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, और पोल से अगर वो टकराएगी तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के और इस रे के बीच में बनेगा, हम ये कह रहे हैं कि उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और